मॉर्निंग कर्णिका के पिछले एपिसोड में हमने 1969 में हुई देश की राजनीतिक हलचल के ऊपर महत्वपूर्ण चर्चा करी थी कि किस प्रकार मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस करीब करीब सभी जगह से जीतकर वापस आ जाती है और उसके साथ ही इंदिरा गांधी जो हैं वो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती हैं और साथ ही राजे महाराजाओं को मिलने वाले जो प्रीवेपर्स होते हैं उसे भी खत्म कर देती हैं, जिससे कांग्रेस में असंतोष पैदा होता है और कांग्रेस पार्टी खुद दो खेमों में विभक्त हो जाती है। और अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। देश में हो रही उस उथल पुथल के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाएं भी मुझे बुरी तरह प्रभावित कर रही थी। विशेष रूप से वियतनाम की घटनाओं में बहुत चिंतित रहने लगा था मैं। वियतनाम के एक शहर दानांग पर अमेरिकी नेपाम अर्थात आग लगाने वाले बमों से भयंकर बमबारी कर रहे थे। चारों तरफ तबाही मची हुई थी। युद्ध के खिलाफ कई वियतनामी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा आत्मदाह कर लेने की भी खबरें आने लगी थीं। विश्व बौद्ध इतिहास में यह पहला अवसर था जब शांति प्रिय भिक्षुओं ने आत्मदाह जैसी घटनाओं में लिप्तता दिखाई। उन्हीं का अनुसरण करते हुए आज भी समय समय पर चीन की नीतियों के विरुद्ध तिब्बत में भी बौद्ध भिक्षु आत्मदाह कर लेते हैं। मुझे ऐसी घटनाओं पर बहुत अचंभा होता था, क्योंकि बुद्ध नर हत्या या आत्महत्या के एकदम खिलाफ थे। तो यहाँ पर एक बात गौरतलब है कि बौद्ध भिक्षु जो होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि इस तरह का आचरण वे ना करें या उनका आचरण पवित्र होना चाहिए। लेकिन वहीं 5 नवंबर 2017 की एक घटना की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। वे भी काफी चौंका देने वाली थी, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं ने रोहिंग्या मुसलमानों को जिंदा जला दिया था। और ये थी म्यांमार सरकार ने इसके ऊपर कार्यवाही भी करी थी और जो बौद्ध संगठन था उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। और जो कट्टरवादी बौद्ध भिक्षु थे अशिन विराथू को फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर भी बताया था टाइम्स मैगजीन ने उस साल। तो ऐसी अचंभित कर देने वाली घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो बहुत सारी चीजों को देखने भालने के बाद अब ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म में भी वो पहले वाली बात नहीं है जब बाबा साहब ने उसे ग्रहण किया था। तो ये अचंभित करने वाली घटनाएं हैं और आगे भी मुझे लगता है कि इस तरीके से जो बौद्ध भिक्षु भी कट्टरवादिता की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब इस तरह की घटनाओं से ऐसा ही अंदाजा लगता है। पूरे तौर पर ऐसा कहना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैंने कभी बुद्ध की शिक्षाओं को उस तरीके से पढ़ा नहीं है। लेकिन दलित लिटरेचर में जैसे जैसे उनका रेफरेंस आता है और तुलसी राम जी की आत्मकथा में तो हर जगह उसका रेफरेंस है, तो इससे कुछ नए आयाम जरूर खुलते हैं सोचने समझने के, ऐसा मुझे लगता है। अब पता नहीं आप लोगों को आप इस बात से कितने सहमत हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध कानून और नियमों के संग्रह विनय पिटक की शुरुआत में ही बुद्ध ने तीसरा कानून आत्महत्या के विरोध में बनाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो भिक्षु मानव हत्या करे या आत्महत्या के लिए हथियार लावे या मरने की तारीफ करे या मरने के लिए प्रेरित करे या कहे कि जीने से मरना अच्छा है, वह पराजित होता है। पराजित का अर्थ होता है कि जिस भिक्षु को अपराध करने पर भिक्षुपन से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। तो जहां तक ये रोहिंग्या मुसलमानों वाली घटना है, उन्हें जिंदा जला देने की, या वियतनाम की घटना का जिक्र करते हैं तुलसी राम जी, तो ये दोनों ही घटना बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के विरुद्ध हैं। पाराजिग का अर्थ होता है कि जिस भिक्षु को अपराध करने पर ये हमने पढ़ लिया। आगे की शिक्षा बंद हो जाने की संभावना को सोचकर कई बार मेरे दिमाग में भी आत्महत्या की कल्पना आई, किंतु बुद्ध ने मुझे बचा लिया। मुर्दैया में इस चीज का जिक्र तुलसी राम जी ने किया है, कई जगह किया है। उसी समय वियतनाम से आई एक अन्य खबर ने सारी दुनिया को हिला दिया था। यह खबर थी कि उस देश के
माई लाई नामक गांव में रात में घुसकर अमेरिकी सैनिकों ने निहत्थे 400 से भी ज्यादा औरतों, पुरुषों तथा बच्चों की हत्या कर दी थी। यद्यपि ये जनसंहार 16 मार्च 1968 को हुआ था, किंतु लगभग साल भर तक अमेरिका इसे छिपाने में सफल रहा था। ये पढ़कर मुझे एकदम अपनी घटना याद आती है जलियांवाला बाग की, जिसमें तकरीबन 3 महीने तक जनरल डायर द्वारा की गई निर्दोष लोगों की हत्या को किसी को खबर तक नहीं लगने दी थी। इसीलिए इसका पर्दाफाश 1969 में कुछ अमेरिकियों ने ही किया। इस घटना के विरोध में हम लोगों ने रामनगर स्थित यानी गंगा के उस पार एक अमेरिकी संस्था अर्थात लाइब्रेरी के समक्ष प्रदर्शन किया था। उन दिनों कोई भी अमेरिकी अधिकारी बनारस आता, हम लोग उसके विरुद्ध अवश्य प्रदर्शन करते थे। कलकत्ता में लगाए जाने वाले नारे आमार नाम तोमार नाम वियतनाम वियतनाम की गूंज बनारस में भी उठने लगी थी। उस समय मेरे जैसे कम्युनिस्टों के साथ आनंद कुमार के नेतृत्व में समाजवादी युवजन सभा के लोग भी वियतनाम युद्ध के खिलाफ अमेरिका विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होते थे। किंतु अचंभे वाली बात यह भी थी कि समाजवादी लोग वियतनाम की सहायता करने वाले सोवियत संघ का भी विरोध करते थे, विशेष रूप से अपने भाषणों में। हुआ यह था कि ना जाने कहां से एक खबर उड़ी कि वियतनाम में युद्ध के कारण औरतों के लिए मर्दों की कमी हो गई है, इसीलिए इस कमी को पूरा करने के लिए युवकों की आवश्यकता है। अतः ऐसे युवक बनारस कलेक्टर में अपना नामों का पंजीकरण करावें। इस अफवाह के फैलते ही सैकड़ों लफंगे कचहरी पहुंचकर पूछताछ करने लगे थे, कि जिसके चलते जिला प्रशासन को एक बयान जारी कर इस अफवाह पर रोक लगानी पड़ी थी। तो ऐसे कुछ मंचले कुछ दिन पहले भी कह रहे थे कि वे कश्मीरी लड़कियों से शादी करेंगे और वहां जमीनें खरीदेंगे। संदर्भ क्या था ये मैं बताने की जरूरत नहीं समझती हूं, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। इतने संदर्भ तो आप भी समझते हैं। तो ये हमारे लोगों का माइंडसेट भी दिखाता है, खासकर पुरुष वर्ग का। उस दिन शाम को गोरख पांडे मेरे कमरे पर कैलाश भवन आए और गुस्से में कहने लगे, आपने गौर किया कि CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका ने वियतनाम क्रांतिकारी महिलाओं के खिलाफ अफवाह फैलाकर किस तरह उनकी क्रांतिकारिता पर चोट की है। हम लोग बड़ी देर तक अमेरिका की नीतियों पर बहस करते रहे। बहस के दौरान गोरख की जबान पर बार बार अमेरिका की मां बहनें आ जाती थी। दूसरे दिन जब हम लोग BHU गए तो छात्रों के बीच अफवाह पर खूब चर्चा हो रही थी। उस रोज में सारा दिन छात्रों के बहस के दौरान अमेरिका के खिलाफ बोलता रहा। एक अन्य मुद्दा जिसे मैं छात्रों के बीच उठते बैठते हरदम उठाता था वह था फिलिस्तीन का। तो अपने देश की राजनीति के अलावा उस समय जो समकालीन विदेशी राजनीति चल रही थी, जिसका इम्पैक्ट सभी के ऊपर पड़ रहा था, उसका भी जिक्र तुलसी राम जी की मणिकर्णिका में बाखूबी किया गया है। 2 साल पूर्व यानी 1967 में अमेरिका के समर्थन से अरब मुल्कों पर इजराइल का हमला, 6 दिन तक चलने वाला यह युद्ध 5 जून को शुरू हुआ था। इस युद्ध के द्वारा इजराइल ने विशेष रूप से सीरिया के गोलन हाइट, जॉर्डन के वेस्ट बैंक तथा मिस्र के गाजा पट्टी आदि पर कब्जा करके अपने मूल क्षेत्रफल को दुगना कर लिया था। उस युद्ध के कारण फिलिस्तीनी शरणार्थियों की समस्या ने बहुत खतरनाक मोड़ ले लिया था। धीरे धीरे में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह रमने लगा था। बनारस में सुबह सुबह सिर्फ एक ही अखबार मिलता था, वह था आज, जिसे पढ़ने के लिए मैं रोज सुबह 6 बजे नहा धोकर लंका स्थित शंकर की चाय की दुकान पर हाजिर हो जाता था। सिर्फ एक चाय के बदले उस दुकान पर मैं कम से कम 2 घंटे अवश्य बैठता और सारा अखबार अक्षरश चाट जाता था। राजनीतिक समाचारों को मैं एक तरह रट सा जाता था। उन दिनों रेडियो ट्रांजिस्टर बहुत कम होते थे और टेलीविजन का तो नामो निशान तक नहीं था। BHU के सामने पूरे लंका बाजार में सिर्फ शंकर की चाय की दुकान में एक रेडियो होता था। रेडियो पर आकाशवाणी से 8 बजे सुबह समाचार आता था। मैं रोजाना इस समाचार को सुनकर वहां से उठता था। प्रतिदिन होने वाले घटनाक्रम से परिचित होने के लिए यही 2 माध्यम थे। तो यहाँ पर वे कोई बहाना नहीं बनाते हैं कि
पढ़ने के लिए पैसे नहीं है तो अखबार कहाँ से खरीदें, न्यूज सुनने के लिए ट्रांजिस्टर नहीं है तो कैसे अपडेट करें अपने आप को। जहां भी जो भी सुविधा अवेलेबल होती थी, तुलसी राम जी ने उसका भरपूर फायदा उठाया है वहां तक जाकर। और मेरे ख्याल से हमारा दलित समाज इन सब चीजों में लैग करता है। हर वक्त हम लोग बहाने बना लेते हैं, अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ये सब बातें जो है ध्यान में रखनी चाहिए हमारे दलित समाज को भी, ऐसा मुझे लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान 3 सितंबर 1969 की सुबह 8 बजे रेडियो पर समाचार ही पहली खबर आई कि 2 सितंबर को उत्तर वियतनाम के राष्ट्रपति हो चिन मिन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मैं यकायक न सिर्फ स्तब्ध रह गया बल्कि मेरे आंसू भी निकल आए। तो मैं समझती हूं कि एक मजबूत राष्ट्र के सामने एक गरीब और कमजोर राष्ट्र अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके खड़ा हुआ है मजबूती से। तो इसका सारा श्रेय उस मेरे ख्याल से देश के राष्ट्रपति को ही जाता है, जिसने अपने लोगों में ये हिम्मत पैदा करी। तो यदि आज के संदर्भों से इसको जोड़कर देखें तो ये पता चलता है कि हमारा समाज तो बड़ी मजबूती से पिटता चला आ रहा है। तो एक मजबूत नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने जब तक वे जीवित रहे वो मजबूत नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन उसके बाद का वैक्यूम थोड़ा कांशीराम जी ने जरूर उन्हें दोबारा खड़ा करने में बहुत बड़ा सहयोग दिया। लेकिन उसके बाद जो एक वैक्यूम हुआ राजनीति में, एकदम विलय होता चला गया। तुलसी राम जी के निधन से कुछ समय पूर्व एक उनका इंटरव्यू लिया गया था। इस वक्त मेरे पास उसका प्रिंट आउट नहीं है, तो किन्हीं सहयोगी ने भेजा था वो इंटरव्यू कहीं से ढूंढकर। एक्चुअली लेने वाले भी वही थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे भेजा था मेरी रिक्वेस्ट पर। तो मैं कभी वो इंटरव्यू भी आपसे शेयर करूंगी उनका। उसमें वो जो देश की राजनीति में, दलित राजनीति में जो विलय हो रहा है दूसरी चीजों का, और किस तरह उसमें उसके स्तर में लगातार गिरावट आ रही है, उसके ऊपर तुलसी राम जी ने बहुत बढ़िया विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो समय मिलेगा तो मैं उसको भी मणिकर्णिका में कहीं ना कहीं संदर्भों के साथ जोड़कर आपको उस इंटरव्यू को जरूर बताऊंगी। उससे आपको जो है एक नया सोच मिलेगा, एक नई सोच मिलती है दलित राजनीति को लेकर। हाँ जी। चाय की दुकान के मालिक शंकर मुझसे बार बार पूछते रहे कि क्या हो गया। मैं सचमुच में बहुत दुखित हो गया था। बार बार दिमाग में आता कि वियतनाम की मुक्ति का क्या होगा। अमेरिका ने युद्ध को बहुत तेज कर दिया था। उन दिनों वियतनाम 2 भागों में बंट गया था। दक्षिण वियतनाम के राष्ट्रपति न्यो डिंग दायम अमेरिका के पिट्ठू थे। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत आ गई हो। अतः वियतनाम बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। काफी समय बाद मुझे जानकर बहुत संतुष्टि मिली कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता फान वोंग डांग बहुत सफलता के साथ हो चिन मिन की तरह ही अमेरिकी विरोधी युद्ध का संचालन कर रहे थे। उस समय में प्रोलेटेरियत इंटरनेशनलिज्म की मार्क्सवादी अवधारणा, यानी देश का सर्वहारा, किसी भी देश का सर्वहारा का भाई बंधु होता है, से पूरी तरह प्रभावित रहता था। इसलिए कम्युनिस्टों के खिलाफ किसी भी देश में कुछ भी होता मैं बहुत तनावग्रस्त हो जाता था। तो एक हमारे हिंदी में एक कहावत होती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये भी कुछ उसी तरह की बात लग रही है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी छात्र शाखा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF को निर्देश जारी कर कहा कि 18 वर्ष की उम्र में मताधिकार के लिए पार्लियामेंट के सामने 15 नवंबर 1969 को प्रदर्शन करें। हम लोग इस प्रदर्शन की तैयारी में लग गए। डब्बा लेकर गली गली में हम चंदा इकट्ठा करने जाते। ज्ञात रहे कि उन दिनों मताधिकार 21 वर्ष की अवस्था में
दिया जाता था। पार्टी ने तय किया था कि पूरी एक बस भरकर हम बनारस से दिल्ली प्रदर्शन के लिए जाएंगे, अतः काफी धन की जरूरत थी। हम लोग चंदा मांगने शहर के हर कोने जाते। अनेक लोग सिर्फ 10 पैसा डब्बे में डालते। कोई दुकानदार चवन्नी डालता तो हम लोग उसे बहुत बहुत धन्यवाद देते। तो ये उस दौर की बात है जब 5 पैसे 10 पैसे के सिक्के चला करते थे। एक दिन चंदा मांगने हम लोग बनारस के उपनगरीय इलाके पांडेपुर पिसनहरिया के बाजार में पहुंच गए। हम लोग बहुत भूखे थे। चंदा मंडली ने तय किया कि आटा दाल खरीद कर सड़क के किनारे किसी पेड़ के नीचे गोईठे का अहरा लगाकर हणिया में खाना पकाया जाए। फिर वैसा ही किया गया और इस काम में शिवानंद दुबे सबसे आगे रहे। याद रहे ये वही शिवानंद दुबे हैं जिनके बारे में जिक्र पिछले प्रसंगों में था कि वे अपने ही एक साथी को बंधक बना लेते हैं और उनसे पेशकश करते हैं कि मूर्ति बेचकर इन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं और उसमें से दुबे जी को भी हिस्सा चाहिए। तो वही शिवानंद दुबे जी ये हैं। उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है लेकिन वे फिर भी पार्टी के हर प्रदर्शन में बने रहते हैं। वहां दीपक मलिक सहित करीब 15 पार्टी कार्यकर्ता थे। उस दिन पांडेपुर पिसनहरिया चंदा मंडली के लिए एक पूर्ण रूपेण एक पिकनिक स्थली में बदल गई थी। डिब्बा लेकर चंदा मांगने का इतिहास कम्युनिस्टों के लिए बहुत रोचक है। इसकी शुरुआत कार्ल मार्क्स ने की थी। हुआ यह था कि 1871 में फ्रांस के मजदूरों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसे पेरिस कम्यून कहा गया है। पेरिस कम्यून मात्र 71 दिनों तक कायम रहा क्योंकि जर्मनी की सैनिक सहायता से फ्रांस ने इसे कुचल दिया था। यद्यपि कार्ल मार्क्स ने फ्रांसीसी मजदूरों को सलाह दी थी कि वे वैसा अभी नहीं करें क्योंकि सत्ता पर कब्जा करना आसान है पर उसे कायम रखना कठिन है। इसका कारण था मजदूर वर्ग का उस समय शक्तिशाली ना होना। तो कार्ल मार्क्स का विश्लेषण बिल्कुल सही निकला। डॉक्टर अंबेडकर भी यही कहते हैं कि यदि शिक्षा के बिना लड़ने गए तो हार निश्चित है। इसीलिए यदि आप लोग जीतना चाहते हैं, अपने अधिकारों की बात करना अलग बात है और उस अधिकारों के लिए लड़ना अलग बात है। उन अधिकारों के लिए लड़ाई तभी संभव है जब हमारा समाज पढ़ लिख कर सामने आए। और पढ़ने लिखने का मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनकर सरकारी पिट्ठू बनना नहीं होता। ये भी संज्ञान रहे। पेरिस कम्यून के कुचले जाने के बाद हजारों मजदूरों को मार डाला गया और अनगिनत लोगों पर मुकदमा चलाया गया। मजदूरों की तरफ से मुकदमा लड़ने के लिए मार्क्स डब्बा लेकर चंदा इकट्ठा करने लगे थे। उनकी इस परंपरा को दुनिया भर के कम्युनिस्ट बरकरार रखे हुए हैं। उस परंपरा का हिस्सा बनकर मैं आज भी गर्व महसूस करता हूँ। डब्बा कलेक्शन द्वारा प्राप्त धनराशि से हम एक किराए की बस द्वारा दिल्ली चल दिए। तो इसके आगे का जिक्र हम अगले एपिसोड में करेंगे। इस एपिसोड में उसको नहीं समेट सकते क्योंकि दिल्ली का जो वृत्तांत है वो अच्छा खासा लंबा वृत्तांत है। उसके लिए पूरा एक एपिसोड अलग से चाहिए होगा, तो इसलिए उसे हम अगले एपिसोड में लेंगे। तो आज का एपिसोड यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।